हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज सोच रहे होगे भैया आज कहानी और शायरी नहीं सुनाओगे। नहीं, कभी कभी इसके बिना भी जिंदगी बड़ी सुंदर लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लूं। देखो यार, आज की क्लास में हम रियल नंबर का पार्ट 9 देखने वाले हैं। इससे पहले ये जान लो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ाया क्या था। तो सबसे पहले पिछली क्लास की बात करते हैं और स्टार्टिंग में चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था रियल नंबर पार्ट 8 की, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्या क्या, एलसीएम, एचसीएफ और उनके एप्लीकेशन की। तो ये टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने एलसीएम को बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर लिया था, और एलसीएम के सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के बहुत प्यार से डन कर दिया था, है ना। और फिर से रिपीट कर दूं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने एलसीएम ये डन मार दिया था, देख लो। और जिन्होंने अभी तक भैया एलसीएम का मतलब रियल नंबर पार्ट 8 का वीडियो नहीं देखा है तो उनको केवल पार्ट 8 ही नहीं कहूंगा कि भाई जो जो पार्ट 8 नहीं देखा है सबसे पहले पार्ट 8 देखो, फिर पार्ट 8 9 पे आना। और जो पार्ट 9 पे डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत से एक वीडियो नहीं देखा है, वो आई बटन क्लिक करो और रियल नंबर का प्लेलिस्ट लगा हुआ है, वहां पे 1 से लेकर 9 तक वीडियो है, उसे वॉच आउट करो। या फिर चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो और वहां पे रियल नंबर के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, उसे शुरुआत से देखो। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे लेवल तक हमने रियल नंबर डन किया है। मैंने तुम्हें शुरुआत में भी कहा था और आज भी कहता हूँ, मेरे चैप्टर एंड करने के बाद रियल नंबर में आपके कोई डाउट नहीं फंसने वाले। हर एक चीज आप बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से डन करने वाले हो, है ना। मतलब सारे के सारे नंबर आपकी झोली में गिरने वाले हैं रियल नंबर के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर पार्ट 9 की, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एचसीएफ की। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। मतलब यहाँ पे जितने इंटीजर्स आपको दे रखे हैं इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बड़ा प्यारा चीज है, कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करो भैया, और आपको एचसीएफ इनका निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता रखा है पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो अभी हम सीधा क्वेश्चन डन मारेंगे, है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 24 एंड 36। तो सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। एक क्वेश्चन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बेसिक से दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो 24 देखो किसके टेबल में आता है, सबसे छोटा नंबर देखो जिससे 24 डिविजिबल है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 2। जैसे 24 डिविजिबल है कितने बार में, 12 बार में। फिर देखो 2 के टेबल में 12 कितने बार में, 6 बार में। 2 के टेबल में 6 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में। तो 2 कितने बार आया, 1 2 3। तो इसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में एक और नंबर है 3, और इसे भी डाल दो। अब आई होप सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया होगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, है ना। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 2 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, है ना। ऐसे फैक्टर होगा। और हमें निकालना क्या है साहब, एच सी एफ। तो एच सी एफ निकालना है, तो देखो दोनों में कॉमन कौन है, 2 है भैया, एक बार लिख डाला। और कॉमन कौन है, 2 है, उसे भी लिख डाला। ऊपर 2 है बट नीचे नहीं है तो रहने दो। 3 दोनों में है तो वो भी लिख डाला। अब बताओ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एच सी एफ कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। आसान है ना, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डन मारते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं साहब 26 एंड 52, इसका एचसीएफ निकालो। तो 26 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13, 52 का 2 के टेबल में 26 बार में, 2 के टेबल में 13 बार में। और हमें एचसीएफ निकालना है तो दोनों में क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है ना। तो दोनों में 2 है, एक बार लिख डाला। दोनों में 13 है, लिख डाला। 2 इंटू 13 कितना हो गया, 26। तो इसका एचसीएफ हो गया 26। क्लियर है ये बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 का प्राइम फैक्टर करो। तो 2 के टेबल में 168 बार में आएगा, करके देख लेना।
2 के टेबल में 84 बार में, 2 के टेबल में 42 बार में, 2 के टेबल में 21 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में आएगा। क्लियर है ये बात है। उसी तरह 54 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में। हमें साहब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ तो दोनों में कॉमन ढूंढो। 2 2 लिख डाला, फिर दोनों में और कौन कॉमन है? 3 3 लिख डाला, और 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चा? 6। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको डन करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। वीडियो को सबसे पहले यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, और जो भी एचसीएफ आता है, जो भी आपका आंसर आता है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। ठीक है। और मैं हर एक बच्चे को कहता हूँ यार, आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप बताइए। जब आप कमेंट करते हो ना, तो इससे हम और एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है ना, और मजा आता है वीडियो बनाने में। तो आप कमेंट करके बताइए कि भैया आपको इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा, जो 4th नंबर है ना, उसी में एक और क्वेश्चन जोड़ लेना जो काम आएगा। 4th के बाद 5th नंबर क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। 21 एंड 22 मैं कह रहा हूं इसका एचसीएफ निकालो। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन में 21 का फैक्टर करोगे। ठीक। तो आपने 3 इंटू 7 लिखा। अच्छा, 22 का फैक्टर करोगे और 2 इंटू 11 लिखा। अब ये बताओ, दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में तो कुछ कॉमन नजर ही नहीं आ रहा। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो सबका मालिक एक, तो एचसीएफ उस टाइम 1 हो जाता है। क्यों भैया एचसीएफ 1 क्यों हो जाता है? अच्छा एक बात बताओ, 3 इंटू 7 21 होता है। अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 11 22 होता है, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन कौन नजर आ रहा है? 1, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब कॉमन कुछ नहीं होता, दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलता, तो एचसीएफ 1 होता है। क्लियर है ये बात है। अच्छा एक और बात है, आप जान लो और ध्यान से जान लो। कभी कभी आपको एचसीएफ निकालना हो ना और डायरेक्ट सॉल्व करना हो ना, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करते। आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है। जैसे किसी ने क्वेश्चन पकड़ा दिया, शायद होगा क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, किसी ने तुम्हें 2 और 4 पकड़ा दिया और बोल रहा है इसका एचसीएफ निकालो। तो बच्चा क्या करेगा? बेसिक पे जाएगा। बच्चा कहेगा भैया 2 और 4 का एचसीएफ बोला है ना हमें निकालना है, तो सबसे पहले भैया 2 का प्राइम फैक्टर किया, 2 इंटू 1। भैया 4 है ना, 4 का भी प्राइम फैक्टर किया, 2 इंटू 2। भैया दोनों में 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 2। साहब आपने जो एचसीएफ निकाला वो बहुत सही निकाला है, लेकिन इसमें टाइम लगा, टाइम खराब हुआ। इतना टाइम खराब नहीं करना यार। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तेजी में आंसर देना है। आपको क्या करना है, ये देखना है कि 2 और 4 में छोटा कौन है। 2 छोटा है। फिर देखो क्या 2 के टेबल में 4 आता है? अगर आता है तो वही हमारा एचसीएफ है। 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 हमारा एचसीएफ है। जैसे यहाँ एचसीएफ बोला, निकालो 3 और 6 का। बताओ 3 के टेबल में 6 आता है? आता है, तो 3 हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ निकालना है 369 का, इसमें सबसे छोटा कौन है? 3। 3 के टेबल में 6 आता है? आता है। 3 के टेबल में 9 आता है? आता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ वो नंबर होता है, ठीक है, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिससे जिसके एचसीएफ निकालने जाते हैं, निकालने होते हैं, वो सारे सारे नंबर डिविजिबल हो। जैसे फिर से एक बात बता रहा हूँ, फिर से देखो यहाँ पे जा करके मैंने क्या कहा, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसके जिस नंबर के एचसीएफ निकालने हैं वो नंबर उससे डिविजिबल हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, एचसीएफ 24 और 36 का निकालना है। तो देखो 24 और 36 का एचसीएफ कितना आया? 12। तो 12 वो सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर कुछ नहीं हो सकता इन दोनों के अलावा। ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूँ उस बात को गौर करो। 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे 24 और 36 दोनों डिविजिबल है। ठीक है। इससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता जिससे 24 और 36 दोनों डिविजिबल हो। तो सबसे बड़ा नंबर जिससे, ठीक है, जिससे वो दोनों नंबर डिविजिबल हो, जिसका एचसीएफ निकालना हो, वही हमारा एचसीएफ होता है।
फिर से रिपीट करो भैया, फिर से रिपीट करो। मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो, जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा देखो, एचसीएफ निकालना है 2 और 5 का। क्या 2 से 5 डिविजिबल है? नहीं। तो दोनों में मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिविजिबल ना हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ना। और आप सबको पता है बेसिक कि अगर कभी निकालना हो तो 2 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 1, और 5 का प्राइम फैक्टर करो 5 इंटू 1। तो दोनों में कॉमन कौन है, 1। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। क्लियर है। अब देखो एचसीएफ निकालना है 2, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 5। तो एक बात बताओ, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 2। और 2 से 2 का स्क्वायर भी डिविजिबल है, 2 का पावर 5 भी डिविजिबल है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2। अच्छा अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क लगा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट मार्क लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में बहुत पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में आते ही आते हैं कोई है। तो देखो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सुनो। सबसे पहले एचसीएफ निकालना हो तो ए और ए क्यूब में देखो छोटा कौन है। तो सिंपल सी बात है, ए और ए क्यूब में छोटा ए होता है भैया। अच्छा उसी तरह बताओ बी क्यूब और बी में छोटा कौन है, बी छोटा होता है, तो बी लिख दिया। और यही ए इंटू बी एचसीएफ हो गया, ए इंटू बी क्यूब कॉमा ए क्यूब इंटू बी का। क्लियर है ये बात है। तो हमने इसका एचसीएफ निकाला, इसका एचसीएफ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ, वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके आंसर बताओ। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अब क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छे लेवल का। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, 2/3 कॉमा 16/81 एंड 8/9 का। कैसे निकालें भैया एचसीएफ, बहुत आसान है साहब, बहुत आसान। ये बस चोचलेबाजी है झूठ मूठ के। ठीक है, क्वेश्चन देख कर डरा रहे, डरना नहीं है ना। हम है तो डरना किस बात की है। तो आपको भैया 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 अरे मम्बो याद रखना है साहब। क्या याद रखना है कि जब भी एचसीएफ निकालना हो ए अपॉन बी का, कॉमा सी अपॉन डी का, कॉमा ई अपॉन एफ का, जब भी इसका एचसीएफ निकालना हो तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, एच सी एफ निकाल दो, ए का, सी का और ई का। इसका एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल दो बी का, डी का और एफ का, है ना। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपको एचसीएफ पूछे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। तो मैंने कहा था ना, मैं हूं तो डरने की क्या बात है भैया, क्या जरूरत है, किस बात का डर। बहुत प्यार से क्वेश्चन डन करेंगे साहब। 2/3 16/81 और 8/9। तो चलिए साहब एचसीएफ निकालते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया क्या, छोटा कर लेते हैं यार। चलो अब बताओ एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, एचसीएफ 2, 16 और 8 का, और नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम निकालना है 3, 81 एंड 9 का। और आप सबको बता रखा है, बताओ इसमें से वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे तीनों डिविजिबल है, मतलब दोनों डिविजिबल है बाकी बड़े नंबर। तो वो सबसे छोटा नंबर 2 है जिससे बाकी दो बड़े नंबर 16 और 8 डिविजिबल है। तो मतलब 2 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। उसी तरह बताओ इसमें से वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दो छोटे नंबर से डिविजिबल है। सबसे बड़ा नंबर 81 है, और 81 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। तो हम कह सकते हैं एलसीएम 81 होगा। और यही है हमारा साहब इस क्वेश्चन का एचसीएफ। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। बहुत प्यार से आराम से समझो, नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, लास्ट में आपको पूरी स्क्रीन दिखा दूंगा। ठीक है, दोबारा स्लाइड करके आप स्क्रीन शॉट लेते जाना। ठीक है, उसके बाद घर पे नोट कर लेना। अब देखो साहब अगला क्वेश्चन क्या है,
सामने वाले ने कहा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ भी निकालो एलसीएम भी निकालो। किसका? 54 का, 72 का, 250 का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले 54 है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, प्राइम फैक्टर कर दिया। 72 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 के टेबल में 36 बार में, 2 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में। अच्छा 250 का करते हैं। 250 तो 2 के टेबल में 125 बार में, 5 के टेबल में भैया 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एच सी एफ। तो एक बात बताओ, एच सी एफ आपसे पूछ रहा है तो तीनों में कॉमन कौन है? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 इन 2। अब देखो तीनों में और कॉमन कौन है? भैया तीनों में तो कुछ और कॉमन है नहीं, लेकिन भैया दो में कॉमन है, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो क्या लिख डाले? नहीं, हमेशा एचसीएफ में देखा जाता है तीनों में कॉमन। अगर तीनों में कॉमन है तभी लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है ना। तो पहली बात तो एचसीएफ यहाँ पे 2 हो गया। अगर सामने वाला हमसे एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तीनों में कॉमन ढूंढना है। तीनों में कॉमन कौन है? 2 2 2, ठीक है। और तीनों में कोई कॉमन है? नहीं। फिर दो दो में कॉमन ढूंढना है। किसमें? दो दो में। देखो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, लिखना एक बार है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, लिखना एक बार है। अब चलो और दो दो में कॉमन है? नहीं। और जो बच गया सिंगल सिंगल नंबर उसे भी लिख डालो। तो 3, दूसरे वाले में 2 × 2, 2 × 2, और क्या है? 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 × 5, ठीक है भैया। ये मल्टीपल आपके हवाले, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख लेना, ठीक है। जो भी आएगा वो आप लिख लीजिएगा। कर लोगे ना? बहुत आसान है यार, कर लेना खुद। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भाई बड़ा खास टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब ये टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन। देखो यार, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का दो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अब इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है? हम दो नंबर जो होता है ना उसे हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? लेट लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए एंड सेकंड नंबर इक्वल टू बी। और कोई कहता है कि इसका एलसीएम मतलब इसका रिलेशनशिप बताओ, एलसीएम छोड़ो, रिलेशनशिप बताओ। तो उस टाइम लिखने का तरीका क्या होता है वो सुनो। उस टाइम लिखने का तरीका होता है एलसीएम। अच्छा एक बात बताओ, हम एलसीएम किसका निकाल रहे हैं? इन्हीं दो नंबर का। तो जो भी दो नंबर का निकाला जाता है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है, लिख दिया। फिर हम एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं? इन्हीं दो नंबर का। तो उन दो नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और ये इक्वल टू होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, तो ए इंटू बी के। अच्छा इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है उसको बताता हूँ, लेकिन पहले यार आप इसको हाईलाइट कर देते हैं आपको आराम से, ठीक है। हाँ शायद मैंने टेढ़ा लिख दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा आराम से हाईलाइट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो रिलेशनशिप है ना ये इंपॉर्टेंट है।
और ये इंपॉर्टेंट कहाँ है पता है, कौन से क्वेश्चन में है पता है, ये देखो इस क्वेश्चन में। क्या इंपॉर्टेंट है कुछ देर में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या रखना है पता है कि एलसीएम जब निकालते हैं ना ए और बी का, ओ काहे गुस्सा जाते हो भैया। अच्छा, एलसीएम जब निकालना है ना ए और बी का, तो जब एलसीएम के ब्रैकेट में ए और बी लिखा हो ना, तो यही, ये जो ए और बी होता है ना, यही दो नंबर होते हैं। बहुत बार क्या करेगा, तेरे इमोशन के साथ खेलेगा और सामने वाला ए और बी अलग से नहीं देगा, एलसीएम के अंदर ए और बी छिपा कर देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि दो नंबर जो है ना, वो ये एलसीएम के अंदर वाले दो नंबर है, ठीक है ना। अभी समझ में आएगा, कुछ देर के बाद समझ में आएगा, लेकिन अभी चलो पहले रिलेशनशिप सीख लेते हैं। आई होप सो यहां तक समझ में आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मतलब सेकंड नंबर रिलेशनशिप है भैया। सेकंड नंबर रिश्तेदारी क्या है, सेकंड नंबर रिश्तेदारी है एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर, टू कोप्राइम नंबर वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, टू नंबर्स के। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भैया जब तुम दो को प्राइम नंबर लेते हो, जैसे को प्राइम नंबर पहले के वीडियो में आपको बता रखा है, जैसे 21 और 22, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो एक बात सोचो, एक लॉजिक सोचो कि जब 21 और 22 का, 21 और 22 एक कोप्राइम नंबर है और कोप्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आने वाला है, तो सोचो जिस दिन एचसीएफ यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है, तो 1 रखते ही एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा केवल क्या बचेगा, एलसीएम, एचसीएफ तो खत्म हो जाएगा ना। तो एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू बी के। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वही लिखा है कि एलसीएम हम जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, टू को प्राइम नंबर का। जब भी टू को प्राइम नंबर का एलसीएम निकाले तो वहां पे एचसीएफ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे केवल एलसीएम बचता है, वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक, आपको पता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बीवीआई, वीवीआई, ठीक है ना। बीबीआई मत पढ़ना, दुनिया के दो खतरनाक वर्ड, पहला सांस और दूसरी बीवी, है ना। ये दो दुनिया के सबसे खतरनाक वर्ड होते हैं भाई जिंदगी में। अगर ये सही मिल गए ना तो जिंदगी बन गई, और ये खराब मिल गए ना तो जिंदगी की आगे तो बताने की जरूरत नहीं, समझदार हो तुम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, और ये आपके एमसीक्यू में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two number। अब क्या कह रहा है पता है कि जो आपको इंटीजर दिया गया है सबसे पहले उसका एलसीएम एचसीएफ निकालो, और अब वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। मतलब जो अभी हमने रिलेशनशिप बताया ना, उसको वेरीफाई करो कि भैया आप जो रिलेशनशिप बता रहे हो वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं 510, ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टर करते हैं साहब। तो चलिए आइए, 510 का प्राइम फैक्टर किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आता है ना सबको प्राइम फैक्टर। अच्छा, अब ये 3 के टेबल में आएगा, कैसे पता आपको, 2 के टेबल में आता तो लास्ट में इवन नंबर होता, इवन नंबर नहीं है मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपको कैसे पता 3 से डिविजिबल है, सबको प्लस करो, अब प्लस करके देखो क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर है तो ये भी होगा। जैसे 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 से डिविजिबल हो तो 3 से ये नंबर भी डिविजिबल होगा। चलो डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है, और एक इधर आ गया 3 5 जा 15, 5 के टेबल में ये 17 बार में, भैया 3 से नहीं होगा, प्लस करके देख ले भाई, ये
8 प्लस 5 13 होता है, 13 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट नंबर 5 है, तो 5 5 से डिविजिबल होगा, ये तो सबको पता है यार। ठीक है, तो मतलब 85 भी 5 से डिविजिबल होने वाला है। तो 5 से 85 17 बार में, और 17 के टेबल में 17 1 बार में। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख डाला। अच्छा, 92 का प्राइम फैक्टर करो। 92 का प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में 46 बार में, 2 के टेबल में 23 बार में। अब चलिए भाई साहब, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि हमें बोला ना एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम निकालो। तो दोनों में कॉमन कौन है, 2, और कुछ कहीं और कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ तो हो गया पहला 2, ये पहला आंसर। दूसरा क्या निकालना है साहब, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में दोनों में कॉमन कौन है, 2, वो लिख डाला। और जो कॉमन नहीं भी है उसे भी लिखते हैं, तो लिखो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। और साहब इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ आसानी से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ पता है, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 510 देगा। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये सबका इन सबका प्रोडक्ट कितना आने वाला है, 510 आने वाला है, ये तो पता चल गया। अच्छा, 510 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो भैया 1020 120 आने वाला है। चलो ये भी निपट गया। और 120 को किससे मल्टीप्लाई करो, 23 से। ये हमारे लिए आसान है। मैं थोड़ा ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 को 0 से 0, 3 2 जा 6, और 0 3 1 जा 3, 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, और 2 1 जा 2। प्लस करो भाई, 0 6 4 3 2। तो फाइनली 23 46 और ये 0, ये हमारा क्या हो गया साहब, एलसीएम हो गया, है ना। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको एक एक बात क्लियर हो गई। अब बोला क्या था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए साहब वेरीफाई करते हैं। ठीक, देखो यार वेरीफाई करते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना कॉपी में आप लाइन मत खींचा करो यार, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए लाइन खींच रहा हूँ, आप इसी के नीचे नोट डाउन किया करो, है ना। अब देखो, आओ देखते हैं। नाउ, नाउ से पहले दो नंबर लैट कर लो। ठीक है, पहला नंबर ए कौन है भाई, 510 510। और दूसरा नंबर बी, बी कौन है साहब, 90। ठीक है, मान लिया। अब इसको मानने के बाद नीचे लिखो नाउ। अब अब हमें लिखना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या यही वेरीफाई करना है साहब, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है साहब, एलसीएम है 2 3 4 6 0 इंटू इंटू। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2, एचसीएफ की जगह रख दिया 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन है, ए और बी। तो ए इंटू बी। सोचो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 0 0, 2 के टेबल में 2 के 2 को 6 बार पढ़ना है। 2 इंटू 6 12, 12 का 2 बचा में 1, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है ना, और 2 2 जा 4। अच्छा, ए की वैल्यू बताओ 5.0, और बी की वैल्यू बताओ 92। और साहब इसको मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो कितना आएगा पता है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, किसको, 5.0 और 92 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 46920। ये आपको कैसे पता, हमको पता है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लो साहब, नहीं पता तो। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आता है ना आपको, तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, तुम खुश रहो। ठीक है, 92 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अच्छा, 9 इंटू 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। देखो 0 प्लस करो, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 9 9, 1 और 5 6, और 4 का 4 4 6 9 2 0, यही है ना।
तो भैया 5.0 और 92 को मल्टीप्लाई करने पे यही आता है और इससे हमारा रिलेशनशिप हो गवा वेरीफाइड। क्लियर है ये बात है? तो सामने वाले ने हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने को कहा था, हमने कर दिया। तो पहला क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड क्वेश्चन आप कर लो और जो भी आता है क्या एलसीएम और एचसीएफ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। भैया इसको तो पहले ही बता रखे हो, कोई बात नहीं, एलसीएम एचसीएफ दोबारा बताओ और साथ में रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि भैया एग्जांपल 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिलेशनशिप हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ भैया आपने क्वेश्चन डन मार दिया। अब देखो एग्जाम्पल 6 में चलते हैं साहब। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना साहब, इसको भी क्या मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक, अब देखो सामने वाले ने गिवन दे रखा है, गिवन पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इक्वल टू 9। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। फाइंड एलसीएम ऑफ 306657। अच्छा सामने वाले ने एचसीएफ दे रखा है 306657 और इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 9। ठीक, आपसे क्या पूछ रहे हैं, एलसीएम बताओ भाई साहब 306 का एंड कॉमा 657 का। ठीक, अब इसका क्या पूछा है आपसे, एलसीएम पूछा है साहब। अब हमें क्या लिखना चाहिए, वी नो दैट, हमने गलती से एक फार्मूला पढ़ लिया साहब। वो फार्मूला है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू इनटू बी। आपको कुछ देर पहले बताया था, है ना। तो एलसीएम भाई साहब लिख डाला, ए के जगह पे क्या है, अरे एलसीएम के ब्रैकेट में ए के जगह पे 306। अच्छा बी के जगह पे 657 इनटू सेम एचसीएफ, ए के जगह पे 306, बी के जगह पे 657 इक्वल टू, तो ए की वैल्यू 306, बी की वैल्यू 657, ए की जगह रख डालो भाई 306 इनटू बी के जगह 657। ओके, अब साहब देखो करना क्या है, एलसीएम निकालना है 306657 इनटू, अच्छा एचसीएफ कितना है 306 और 657 का 9 है भाई साहब। तो एचसीएफ 306657 की जगह पे रख दिया 9, है ना। अच्छा आगे क्या है 306 इंटू 657। अच्छा 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, चलो साहब लिखते हैं। तो से साहब 306657 इक्वल टू, हमने लिख दिया 306 एंड 657 अपॉन में 9। अपॉन में 9 क्यों, फिर से बताते हैं, 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आया तो डिवाइड में, है ना साहब। चलो अच्छा 9 से काट दो। ठीक, ओहो है भैया गुस्सा हो जाते हो, 9 से 306 को काटो तो 9 3 जा 27, 3 इधर आया 9, 9 4 जा 36, तो 34 को मल्टीप्लाई करना है किससे 657 से, और जो आएगा वो हमारा फाइनल वाला एलसीएम होएगा, है ना। तो चलो लिख कर देते हैं, आओ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 से मल्टीप्लाई करो 657 को, 4 7 जा 28 का 8 बचा में 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22 बचा में 2, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, 3 7 जा 21 का 1 बचा में 2, 3 5 जा 15 और 2 17 बचा में 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 1 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13 का 3, 9 और 2 और 9 11 और 1 12 का 2, 1 और 1 2। तो फाइनल आंसर है साहब 2233H, है ना। और अब आप लोग भैया जल्दी से
अच्छा, यहां तक समझ में आ गया ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी तक एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही प्यार से सीख लिया, एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से जान लिया। अब हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के एप्लीकेशन की। तो एग्जांपल नंबर 7 देखो, और एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है वो सबसे पहले जानो। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ द सम का मतलब क्या होता है? प्लस। इफ द, इफ तो है ही नहीं, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 फुल स्टॉप इफ वन नंबर इज 280 कॉमा देन फाइंड द अदर नंबर। देखो यार, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ये पता करो कि फाइंड करना क्या है। फाइंड करना है वो देखो, और फाइंड कहाँ करना है? लास्ट वाली लाइन में जो लिखा हुआ है वो बता रहा है फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर मतलब यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है। ये आपको कैसे पता चला? पहले वाले लाइन में ही मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो कितने नंबर की बात चल रही है? दो नंबर की बात चल रही है। ये बात तो क्लियर हो गया। आगे वाला लाइन में क्या कह रहा है वो भी सुनो। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इसका कोई मतलब नहीं बनता अभी। इफ वन नंबर इज 280, मतलब दो नंबर में पहला नंबर जो है वो 280 है, कॉमा देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लेट करो, पहला नंबर ए है। ए हमारा कितना दे रखा है? 280। और सेकंड नंबर कौन है बच्चा? सेकंड नंबर बी है, और वही हमें फाइंड करना है, तो बी को बी रहने देते हैं ना। अभी एंड हटा देते हैं। तो दो नंबर की कहानी हो गई। अब क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ो और उसके हिसाब से और भी क्या क्या दिया है, जो जो डाटा गिवन है उसको सबसे पहले लिख डालो, फिर जो फाइंड करना है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। बोल रहा है कि जब आप दो नंबर का एलसीएम निकालो, तो दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी का जब आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो वो 14 टाइम्स है। 14 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 14 टाइम्स है किसके? एचसीएफ के। मतलब अब ध्यान से सुनो, मैं कहूं 16 जो है वो 2 के 8 टाइम्स है, तो बताओ 8 किस में मल्टीप्लाई करें? 8 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। और आपको कैसे पता चला मल्टीप्लाई ही करना है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड बोल रहे हैं टाइम्स, और टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। और जब मैंने ये स्टेटमेंट बोला तब भी मैंने टाइम्स ही बोला था। मैंने क्या बोला था? 16 जो है वो 8 टाइम्स है 2 का, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस करना है, तो वो हमेशा और हमेशा छोटे नंबर में किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब एलसीएम जो है वो दो नंबर का वो 14 टाइम्स है एचसीएफ का। तो हमने कर दिया भैया, एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, तो जो छोटा होता है उसी में मल्टीप्लाई करते, ये आपको बताया था, ठीक। तो भैया एक बात बताओ, इसको ऐसे छोड़ दें? नहीं, यहाँ पे हम एचसीएफ को कुछ मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो हमने एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी को हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। तो इधर देखो 14 इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी एक्स है, तो इसके जगह एक्स रख दिया। तो ये कितना आ गया? 14 इंटू एक्स, 14x। तो एलसीएम आ गया आपका 14x, ठीक है। और भी कुछ गिवन है क्या? हाँ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यार मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी में आपको भी खींचना है, नहीं, इसके नीचे लिखना है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इसलिए लाइन खींचा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? द सम, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करो। किसको प्लस करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ को। तो चलो भैया, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी प्लस एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। तो एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दिया? प्लस। इज का मतलब होता है इक्वल टू, और ये कितना दे रखा है? 600, ठीक है। इतनी बातें दे रखी है।
और आपको ध्यान किस बात पे रखना है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर, अदर नंबर मतलब बी फाइंड करना है आपको, ठीक है ना, ये बी फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करें, देखो यार, बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एलसीएम की एग्जैक्ट वैल्यू और एचसीएफ की एग्जैक्ट वैल्यू नंबर में निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाटा दिया गया है इसके हेल्प से। देखो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना है 14x, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी की जगह रख दिया 14x प्लस का प्लस, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी x है, इसके जगह रख दिया x इक्वल टू 600 इक्वल टू 600, 14x प्लस x कितना है x 15x इक्वल टू 600। अच्छा 15 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो गया 600 अपॉन 15। अब 15 से ठीक है 600 को काटो, कितने बार में कटेगा 40 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। और x निकलने का मतलब क्या है पता है आपको, क्या क्या मिल गया आपको, एक एचसीएफ मिल गया और दूसरा एलसीएम। कैसे बताता हूं, देखो इधर देखो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी आपने क्या माना है x, देखो ना यार एचसीएफ को क्या माना है x और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी को 14x, ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू x और x की वैल्यू अभी आपने निकाला था, देखो तो x की वैल्यू 40, मतलब आपको एचसीएफ मिल गया ए कॉमा बी का 40 एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी ये कितना था 14x था, तो 14 का 14, 14 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 40, x की जगह 40 मल्टीप्लाई किया, तो 14 4 जा 56 और 0 का 0, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना हो गया 560। नाउ भाई साहब ना तो हमें एचसीएफ की रिक्वायरमेंट थी ना तो एलसीएम की, फिर निकाला क्यों, क्योंकि इसके बिना आप जो सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है बी वो फाइंड कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसके बिहाफ पे वो बताता हूं। नाउ आपने एक रूल पढ़ा होगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन है ए और बी, उनके प्रोडक्ट का इक्वल होगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी 560 है, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी की जगह 560 इनटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना है 40, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी की जगह 40 इक्वल टू ए की वैल्यू देखो तो दिया है क्या, ए की वैल्यू 280 है और बी तो बी ही है ना, तो ए की जगह रख दिया 280 इंटू बी। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, बहुत सिंपल बात है, 280 मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर गया तो डिवाइड में, तो 560 इंटू 40 अपॉन में 280 इक्वल टू कितना हो गया बी, और 280 से 560 काटो, ये दो बार में कटेगा, 2 इंटू 40 कितना हो गया 80 इक्वल टू बी, तो देयर फोर बी इक्वल टू आ गया 80, और हमें सेकंड नंबर निकालना था तो हमारा सेकंड नंबर बी था और ये बी क्या है 80 है, और यही हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है अच्छे से आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है साहब, एग्जाम्पल नंबर 8 करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक बातें वो आपका क्लियर होना चाहिए। मैं कहूं कि 7 को भाई 2 से डिवाइड करना है, 7 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो आपने क्या किया 2 से 7 को डिवाइड किया 3 बार में लगाया तो 6 लगा और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो आपने कहा कि भैया जब हम 2 से 7 को डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर 1 आता है, तो हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं क्या कि जिस दिन 7 में जो रिमाइंडर 1 आया अगर उसे हम माइनस करेंगे, ध्यान से सुनना, 7 में जिस दिन रिमाइंडर 1 आया उसे माइनस करेंगे तो जो नंबर मिलेगा हमें वो बेसिकली 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लॉजिक सी बात है। तो किसी दिन मैं कहूं कि 14 को, ठीक है, 14 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 2 मिलता है, तो इसका भावार्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन 14 में जो रिमाइंडर 2 है उसे माइनस करेंगे
तो जो नंबर मिलेगा वो बेसिकली 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है ये बात है। तो नॉर्मल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंपल सी बात, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उस नंबर में अगर रिमाइंडर को माइनस कर दे और रिमाइंडर को माइनस करने पे जो नंबर मिलता है वो बेसिकली कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है उस नंबर से हम जिस नंबर से हमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल रहा था। तो जैसे 3 से 14 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 मिल रहा था, तो 14 में अगर रिमाइंडर 2 घटा दिया तो जो 12 मिलेगा वो बेसिकली कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 3 से। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझने के बाद, ये छोटी सी बातें समझने के बाद, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही बताओ 39 एक नंबर है। ठीक है, उसको किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो बताओ वो कौन सा नंबर होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा? तो सिंपल सी बात है, 39 में हमें रिमाइंडर को माइनस कर देना चाहिए और जो नंबर मिलेगा 36 वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है ये बात है? ये भी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं कहूं कि 7 को किसी ग्रेटेस्ट नंबर, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, 7 को किसी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, और उसी तरह 14 को ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। तो ये बताइए वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हम 7 और 14 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 और 2 मिल रहा है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा। तो एक तरीका क्या है, सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जैसे देखो 7 और 14 में छोटा कौन है? सबको पता है 7 है। तो 7 से जितने छोटे नंबर है, 7 से छोटे कौन नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से, ठीक है, इनमें से सबसे बड़े नंबर से चालू करो और डिवाइड करना चालू करो, और देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर, मतलब जिससे 7 को और 14 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 2 आता है। तो एक तो तरीका है कि भैया चलो, मतलब पहला ही तरीका अपना लेते हैं। तो पहला तरीका ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 6 से 7 को डिवाइड करते हैं। तो हमने 6 से 7 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6, और घटाया तो 1 आया, और 1 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। उसी तरह 6 से हमने किसको डिवाइड किया? 14 को। 6 2 जा 12 आया, और घटाने पे रिमाइंडर कितना आया? घटाने पे रिमाइंडर 2 आया। और हमें यही पूछा गया था कि वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसे 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए और 14 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर 6 है, जिससे डिवाइड करने पर, ठीक है, जिससे 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है और 14 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। अभी तो फिलहाल छोटे छोटे हम नंबर ले रहे हैं, 7 लिया, 14 लिया, लेकिन सोचो जिस दिन बड़े बड़े नंबर लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने 400 ले लिया, 435 ले लिया, बोला 400 को उस ग्रेटेस्ट नंबर से, मतलब कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे 400 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 मिलता है, और 435 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 मिलता है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो सोचो इनमें से 400 और 435 में छोटा कौन है? 400, और 400 से छोटा नंबर 1 से लेके 139 तक है, मतलब 399 तक है। कहां तक है? 1 से लेके 399 तक। और हर एक नंबर से चेकआउट करना डिवाइड कर कर करके, ये तो हमारे लिए बहुत टफ काम है ना? बहुत ज्यादा टफ काम है। तो हम यहाँ पे एक जुगाड़ बैठाते हैं, और बहुत ही अच्छा जुगाड़, बहुत ही मजेदार जुगाड़। ठीक है, हम कहते हैं कि हम ऐसे नहीं कर रहे, हम डिवाइड वाला तरीका नहीं अपना रहे, क्योंकि ये तरीका तो छोटे नंबर पे तो कामगर है, लेकिन बड़े नंबर पे भैया, ठीक है, हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हम, अगर मुझे यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जिस जैसे 7 को ग्रेटेस्ट नंबर पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, 14 को ग्रेटेस्ट नंबर पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो एक तो डिवाइड वाला बताया, दूसरा तरीका सुनो, आपको करना क्या है? 7 को ग्रेटेस्ट नंबर पे डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1। तो 7 में 1 घटा दो, कितना मिला? 6। ठीक,
उसी तरह 14 को ग्रेटेस्ट नंबर पे से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है 2। तो 14 में जो रिमाइंडर बचा है 2 उसे घटा दो तो 12 मिला। अब ये जो 6 है और 12 है, इस 6 और 12 का प्राइम फैक्टर करो तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 एंड 12 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लो? एचसीएफ। तो इसमें भी 2 इसमें भी 2 भैया लिख दिया एक बार, यहाँ 3 यहाँ 3 लिख दिया एक बार, लिख दिया ना। 2 3 जा कितना आ गया 6। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो नंबर है जिससे अगर 7 को और 14 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा और क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो उम्मीद है आपको सेकंड मेथड समझ में आ गया। तो जब भी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें और बहुत ही गौर कीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिससे किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना 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 बचता है, तो आपको केवल जिस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है उसमें रिमाइंडर घटा दो और जो नंबर आया उसका एचसीएफ निकाल दो। तो वो एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ वो नंबर होगा जिससे इन सबको डिवाइड किया जाए। ठीक है, सारे नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो दिया गया है वही बचेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गई मेरी बातें। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को प्यार से डील करते हैं। ठीक है, देखो यार, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत देगी यार। ठीक है, तो आइए, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो फिर से आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने को कहा है। आगे बोला दैट विल डिवाइडेड 400, 435 एंड 541 लिविंग 9, 10 एंड 14 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे 400 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे 9 बचे, 435 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 बचे, रिमाइंडर 10 बचे, और 541 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर 14 बचे। क्लियर है ये बात है? तो क्या करें भैया, कैसे करें, कुछ मत करो, अभी जो सीखा है वही सिंपल। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 400 में माइनस करना है रिमाइंडर को, कितना आया 9, कॉमा 435 में माइनस करना है रिमाइंडर 10 को एंड 541 में माइनस करना है रिमाइंडर 14 को। तो बेसिकली हमारे पास नंबर आया एचसीएफ ऑफ 391, कॉमा 425, कॉमा और इसमें माइनस किया तो 527, ये हमारा आ गया। अब जो एचसीएफ आएगा इन तीनों नंबर का, वही नंबर जो होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे इनको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 9, 10 एंड 14। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या है भैया 391, तो 391 का प्राइम फैक्टर करो। क्या करो 391 का प्राइम फैक्टर। तो आइए 391 का प्राइम फैक्टर करते हैं साहब। मुझे लग रहा है ये 17, हाँ देखते हैं, शायद 17 के टेबल में आना चाहिए। 17, 34, 34, ठीक है, बहुत अच्छे। 17 के टेबल में 23 बार में आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, आपको आता है ना, प्राइम फैक्टर सिखा रखे हैं तो करके देख लेना। 17 के टेबल में 23 बार में 391 आएगा। 425, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं साहब। आइए 425 का है तो सबसे पहले 425 का 5 के टेबल में, ठीक है, 8 बार में 40, 2 आया, 2 इसे दे दो तो 5 5 जा 25, फिर 5 के टेबल में 17 बार में, ठीक है,
85 और 17 के टेबल में 17 बार में 1, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, 17 के टेबल में 1 बार में 17 है ना। तो बेसिकली इसका प्राइम फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 17। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। 5 से जब 425 को डिवाइड करोगे तो 85 बार में लगेगा, ठीक है। 5 से 85 को डिवाइड करोगे तो 17 बार में लगेगा, और 17 से 17 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। क्लियर है ये बात है। तो ये हो चुका है हमारा प्राइम फैक्टर। अच्छा, और एक और नंबर है हमारे पास 527। 527, तो इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा आपका 17 इंटू 31। मुझे प्राइम फैक्टर आता है तो मैंने कर लिया, ठीक है। और आपको भी आता है तो आप कॉपी के पीछे कर लेना, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 391 कॉमा 425 कॉमा 527, और इसका एचसीएफ कितना आ गया जी, सब में कॉमन कौन है, 17 है। तो इसका एचसीएफ आ गया 17। और मैंने कहा था जो एचसीएफ होगा वही रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो नीचे लिखेंगे हेंस कॉमा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 17। तो जो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है बच्चा, 17 है। तो ध्यान रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब आपको, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछे और बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना 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 बच रहा है, तो ध्यान रखिएगा उस टाइम एचसीएफ निकालना है। और जब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे या लिस्ट नंबर पूछे और बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट या लिस्ट नंबर से इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना 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 बच रहा है, तो समझ लेना कि उस टाइम आपको एलसीएम निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में एचसीएफ और स्मॉलेस्ट या लिस्ट नंबर में एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन भैया और करवा दो ना, मैं इस टाइप के क्वेश्चन और भी करवा देंगे, कोई बात नहीं। आप पहले एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होमवर्क दूंगा मैं क्लास के एंड में, तो उसे ट्राई मारना, बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, है ना। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन डन करने के बाद अब अगला चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक बार पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके बिहाफ पे हम लोग चीजें करते हैं, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round, comma, while Ravi takes 12 minutes for the same. Okay, comma, suppose they both start at the same time and go. After how many minutes will they meet again at the point? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई साहब, पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो सुनो, ठीक है। भैया एक फील्ड है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ओके। अब ये जो स्पोर्ट्स फील्ड है, और इस स्पोर्ट्स फील्ड के हम्म, अंदर या बाहर, चलो सेट करते हैं कहीं भी, है ना। ये मैंने, ध्यान से सुनेगा, अंदर एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ओहो, हाँ, अंदर एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ये क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। और इस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है, ताकि लोग सुबह सुबह भैया आए, ठीक है, और मॉर्निंग वॉक कर सके, रनिंग कर सके, इसलिए एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है। अब एक दिन एक सुंदर कन्या आती है, ठीक है, एक सुंदर कन्या आती है और इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाती है।
और कितना मिनट लेती है? 18 मिनट लेती है। ठीक है। और उस सुंदर कन्या का नाम होता है सोनिया। ठीक है भैया। कुछ देर के बाद रवि आता है, एक बालक आता है। ठीक है। और वो बालक जो है वो भी इस फील्ड के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। भैया एक बात बताओ, जो बालक आया उसका नाम क्या था? रवि था। तो भैया वो भी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हाँ, वो सोनिया के चारों ओर चक्कर लगा रहा था या रवि के चारों ओर? भाई वो फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ठीक है ना। अरे भैया, ये भैया लड़की के चक्कर में आया होगा भैया। बाबू भैया, लड़की का चक्कर बड़ा बुरा होता है। भाई नहीं यार, ये सख्त लौंडा है। देखो सोनिया 18 मिनट में लगा रही है चक्कर, और रवि 12 मिनट में। बेचारा अगर इसके पीछे पीछे चक्कर लगाता तो और ज्यादा टाइम लेता। रवि तो बेचारा कम टाइम ले रहा है ना, तो सख्त लौंडा है। ठीक है। उंगली नहीं उठाना इस पे भाई। ठीक है। तो सोनिया इस सर्कुलर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, और रवि इस सर्कुलर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो बोल रहे हैं कि बताओ कितने देर बाद दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। एक बात बताओ, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो टाइम क्या लगना है, कम या ज्यादा? लॉजिक सी बात है भाई, ज्यादा ही टाइम लगेगा। अरे मतलब पहला चक्कर सोनिया 18 मिनट में, रवि पहला चक्कर 12 मिनट में। तो सिंपल सी बात, 18 या 12 से ज्यादा ही टाइम लगेगा। और जब भी ज्यादा टाइम लगे तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। अब एलसीएम निकालना है। ठीक है। देखो यार, अंग्रेज जो होते हैं ना वो थोड़े उल्टे टाइप के इंसान थे। ठीक है। जहां पे ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी ना, वहां पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टे क्या हुआ है, L4 क्या होता है बता? लोवेस्ट होता है ना। और लेकिन मिलता कैसा नंबर है? हाईएस्ट। ठीक है। एचसीएफ में H4 क्या होता है? हाईएस्ट होता है ना। ठीक है। लेकिन मिलता क्या है? लोवेस्ट नंबर। ठीक है। तो जब ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल रहा हो तो हमेशा एलसीएम निकालना, और जब छोटी वैल्यू मिल रहा हो तो हमेशा एचसीएफ निकालना। कुछ चीजें लॉजिकली भी लगाया जाता है। क्लियर है ये बात है? ये बातें उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं और इस चीज को बड़े ही प्यार से समझते हैं। तो सामने वाले ने दे रखा है, गिवन है, क्या है? गिवन टाइम टेकन बाय सोनिया। ठीक है। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट कंप्लीट वन। थोड़ा सा इसको साफ कर देंगे। चलो इसको साइड कर देते हैं, है ना। ओ तेरी, सारा सेलेक्ट हो गया। मिटा ही देते हैं यार, है ना। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन और राउंड इक्वल टू 18 मिनट। सोनिया कितना मिनट ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में? 18 मिनट। एंड टाइम टाइम टेकन बाय सख्त लौंडा रवि। मजाक कर रहा हूँ यार। टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड इक्वल टू 12 मिनट, है ना। ये 12 मिनट ले रहा है। तो देयर फोर बोथ सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि मेट, सोनिया एंड रवि टेक टाइम टेक टाइम टू meet at स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग टेक के जगह विल टेक होगा। विल
टेक टाइम। और एक चीज ध्यान रखना, गणित है भैया, गणित में थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक चलती है। बोथ सोनिया एंड रवि विल टेक टाइम टू मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू इक्वल इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 कॉमा 12। तो 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो आइए 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में। 12 का प्राइम फैक्टर किया, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में। अब हमें एलसीएम निकालना है साहब। तो एलसीएम निकालना है तो भैया किसका, 18 और 12 का। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन कौन, 2 लेकर डाला, फिर दोनों में कॉमन कौन, 3 लेकर डाला, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख डाला, 3 इंटू 2, है ना। चलो अच्छा, सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 36। मतलब हैंस आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि meet at a starting point, meet at a starting point। भैया एक बात बताओ, इतना लैंग्वेज लिखना जरूरी है? देखो यार, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया या 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो उस टाइम लिखना पड़ेगा, और 1 नंबर में आया तो सीधा एलसीएम निकाल लो, ठीक है। अब कहानी क्या है, अब कहानी क्या है वो सुनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है उसको सुनो। On a morning walk, comma, 3 person a step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete a step? देखो क्या कह रहा है भैया। 3 इंसान एक दिन सुबह सुबह उठते हैं और सोचते हैं चलते हैं भैया मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो वो थोड़े से सोचते हैं कि देखता हूँ यार हम लोग, ठीक है, थोड़े गणितज्ञ टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से ज्यादा प्यार होता है। तो वो सोचते हैं कि यार हम ऐसा करते हैं ना, हम लोग कुछ खेल करते हैं, अपना स्टेप मेजर करते हैं। तो पहला बंदा जब स्टेप चलता है, जैसे कदम चलते हो ना, 1 कदम 2 कदम, ठीक है, तो पहला बंदा जब स्टेप चलता है तो पहले स्टेप में पहला बंदा 40 सेंटीमीटर कवर करता है, दूसरा बंदा 42 सेंटीमीटर और तीसरा 45 सेंटीमीटर कवर करता है एक स्टेप में। तो बोल रहा है कि बताओ ये तीनों, ये तीनों के तीनों कितनी कम से कम दूरी चले, मिनिमम कितनी डिस्टेंस चले वो, मिनिमम कितना डिस्टेंस चले वो, कि सारे के सारे डिस्टेंस तो बराबर चले, मतलब उतनी दूरी तो सबको चलना ही चलना हो, लेकिन उनका जो स्टेप हो वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी ना हो कि भैया हम बोल दे कि पहला बंदा 1 स्टेप चला, दूसरा बंदा 2.5 स्टेप चला, तीसरा बंदा 3.5, नहीं, कंप्लीट स्टेप चलना चाहिए। कंप्लीट मतलब नेचुरल नंबर में स्टेप होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करें भैया, तो एक बात बताओ, ये तीनों ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे कि कम? लॉजिक सी बात है, जितना ये वैल्यू दिया गया है उससे ज्यादा कवर करेंगे। और मैंने अभी कहा था कि जब ज्यादा बड़ा चलना हो तो क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम निकालना है, बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा एलसीएम निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, और जो इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा वही अपने आप में मिनिमम डिस्टेंस होगा, जितनी दूरी वो चलेंगे, और उतनी दूरी चलने के बाद उनका स्टेप भी कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। तो इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों का एलसीएम जो भी आएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आंसर सही है या गलत है। अगर मैं जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसे मैं हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके मेरा आंसर सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ एक्सरसाइज चालू। यार पिछली बार बच्चों को बड़ी शिकायत थी कि भैया एक बात बताओ यार, जब आप होमवर्क देते हो ना तो बड़ा छोटा छोटा दिखता है, बड़ा क्लियर नहीं दिखता। तो इस बार थोड़ा सा साइज बड़ा रखें ताकि आपको साफ साफ दिखे, है ना। और होमवर्क बनाना है, और जो क्वेश्चन ना बने ना उसे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल चलिए शुरुआत चलते हैं साहब। और जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले स्क्रीनशॉट लेते जाना, ताकि नोट्स प्रॉपर बनाना बहुत जरूरी है ना। तो यहां से स्टार्ट किया था क्लास हमने, तो पहला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उम्मीद है ले लिया होगा आपने। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, हो चुका होगा। इसका भी साहब, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। और ध्यान रखना, रिलेशनशिप में जो सेकंड नंबर रिलेशनशिप बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। फिर इसका, फिर इसका साहब, फिर इसका, हो गया। फिर इसका साहब, फिर इसका, अच्छा, फिर इसका, ठीक है। और उसके बाद इसका, फिर कहाँ गया भाई, हाँ, फिर इस क्वेश्चन का, इसको बता, इसको सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अच्छा, होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो घर पे ट्राई करना है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए, जो पढ़ाए, उसका भैया होमवर्क दिया है, ताकि आपको चीजें अच्छे से आ जाए, बहुत बेहतर तरीके से आ जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूर करना। अच्छा, ये भी साहब, ये भी लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो, आपको बताया था ना स्मॉलेस्ट नंबर वाला, कि भैया जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हो और स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो क्या निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में एलसीएम निकालते हैं, और हाईएस्ट में या ग्रेटेस्ट में एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और ये कब आया, सीबीएसई 2019 को, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो फिलहाल आगे, ये ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, देखो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। आपको ट्राई करना है और बेहतर तरीके से ट्राई करना है ना। देखो, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट को ही ग्रेटेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर वाला दिया है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, इसको डिवाइड करना, रिमाइंडर 1 2 3 छोड़ रहा है। सेम चीज एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, घटा करके। और तो कुछ है नहीं। अच्छा, अभी जो स्टेप वाला क्वेश्चन समझाया था ना, वो देखो सबसे लास्ट वाला मॉर्निंग वॉक वाला है ना। और ये भी सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भैया सीबीएसई ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, अरे यार देखो, सीबीएसई 3 पेपर लेती है। 3 पेपर मतलब, देखो, एक ऑल इंडिया का पेपर होता है सीबीएसई का, ठीक है, एक होता है दिल्ली का, और एक होता है भैया फॉरेन का। तो 3 पेपर होते हैं, ठीक है, हर साल 3 पेपर बनते हैं सीबीएसई का मेन। और भैया फॉरेन में भी सीबीएसई है, हाँ जी, फॉरेन में भी सीबीएसई चलता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड चलता है, ठीक है ना। जैसे आईसीएसई बोर्ड इंडिया में चलता है ना, वैसे सीबीएसई बोर्ड दूसरे शहर, दूसरे देश में भी चलता है, ठीक है। तो सीबीएसई मेनली कितने पेपर बनाती है, 3। एक तो ऑल इंडिया का, दूसरा दिल्ली का, और तीसरा फॉरेन का। इसीलिए कभी कभार तुम्हें 2019 या 2018 में ज्यादा क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनाने सारे हैं, ठीक है। तो यहां तक हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, अब देखो, लेमा, ये आउट ऑफ सिलेबस है भैया, ठीक है। तो इसको तो हम लोग पढ़ा नहीं रहे। लेमा में यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है, एल्गोरिदम आता है, तो ये हम लोग पढ़ नहीं रहे। लेकिन हाँ, फिर भी अगर किसी स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक आ रहा है और किसी बच्चे को पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इस टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कुछ, हाँ, ये देखो यार, एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नंबर सिस्टम के अंदर। तो क्या होता है कि पूरी तरह से जब कहानी इंग्लिश में होती है तो बच्चे को पढ़ने में मजा नहीं आता। हमारी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। ना तो अच्छे से इंग्लिश समझ आती है, ना तो अच्छे से हिंदी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज पढ़ो तो अपनी भाषा में पढ़ो, जिस भाषा में आपको समझ आता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, आप अगर कोचिंग आते हो पढ़ने साइकिल से, तो आप दोस्त को कहते हो कि मैं भैया आज कोचिंग आया हूँ पढ़ने साइकिल से, ये थोड़ी ना कहते हो दुई पहिया वाहिनी से पढ़ने आया हो। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये आपको पढ़ना है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैथमेटिशियन के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और कुछ नहीं, तो भैया हो गया चैप्टर 1 खत्म। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। और अगली बार
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।